इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। नए सीएम का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। नाम बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है। करीब 60 मिनट से गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक चल रही है। इस बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बैठक को संबोधित किया। रूपाला ने रूपाणी सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा की, उनकी उपलब्धियों को बताया। नए सीएम के नाम का ऐलान बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। थोड़ी देर में विजय रूपाणी भी विधायकों की इस बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी विधायक दल की जहां बैठक चल रही है, इस समय वहां जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें विधायक दल की बैठक चल रही है जहां कुछ ही देर में नाम का ऐलान किया जा सकता है। यानी विजय रूपाणी जो है विधायक दल के नए जो नेता होंगे उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और तमाम जो नाम है प्रोबेबल्स उनके हमने आपको लगातार नाम बता रहे हैं। इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। किसी भी विधायक को नए नाम के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरह का होगा? यानी विजय रूपाणी जो है जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो नाम का ऐलान करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे? या निश्चित तौर पे एक बार जब नाम को तय कर लिया जाएगा तो उस नाम के प्रस्ताव रखेंगे। जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो उस नाम का प्रस्ताव रखेंगे और किसी दूसरे बड़े नेता से उस प्रस्ताव का समर्थन कराया जाएगा। उसके बाद सभी विधायक हाथ उठाकर उस नाम का अनुमोदन करेंगे और ये सब कुछ होगा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ पंकज, जो कि लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा नाम होगा, अब तक वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इतनी देर विधायक दल की बैठक चल जाए उसके बावजूद वो नाम सामने नहीं आ पाया। अभी भी देखें आप तो बीजेपी के नेता खुद ही कयास लगा रहे हैं कि आखिर किस नाम पर मुहर लग सकता है और ये कयासबाजी गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक है। और वो जो होठों और चाय के कप के बीच का फासला होता है, नितिन पटेल ने वो 2 बार देखा है। तो उनकी अगर उनका नाम का ऐलान नहीं होता है तो क्या नाराज भी हो सकते हैं और उनकी नाराजगी जहन में होगी जब इस नाम के बारे में सोचा जाएगा, नए नाम के बारे में? और पंकज, पिछले दिनों आप देखें तो जब उनको पोर्टफोलियो एलोकेशन किया गया था तो उस समय ही वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और नाराज़गी इस कदर थी कि उन्हें मनाने के लिए बीजेपी के जब 3 नेता बैठे तो उसमें भी खुलकर उन्होंने बात कही और फिर उसमें से एक नेता ने उनसे ये कहा था कि अभी जो पोर्टफोलियो आपको दिया जा रहा है इसे स्वीकार लीजिए, बाद में दिल्ली जाकर पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहिएगा, उसके बाद ज़रूरत होगी तो आगे कभी बदलाव किया जाएगा। वो तब भी उस बात के लिए राज़ी नहीं हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला ली थी। तो ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के आलोक में अभी आप देखें तो निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसा नाम आता है, जैसे किसी पटेल को अगर सीएम बनाया जाता है तो जाहिर तौर पे ये तो होगा नहीं कि पटेल सीएम हो और पटेल ही डिप्टी सीएम भी होगा, जो कि नितिन पटेल अभी हैं। तो ऐसे में क्या नितिन पटेल सिर्फ एक मंत्री बनकर रहकर संतुष्ट रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो वहाँ पर यह संभावना तब बनेगी कि अगर नितिन पटेल को नहीं बनाया जाता है तो शायद किसी नॉन पटेल सीएम के साथ। और देवेंद्र, जितना कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं और चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, तो वो ये अगर नाराजगी हो सकती है तो उस पर भी होमवर्क हुआ होगा पूरा? निश्चित तौर पे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नी जर्क रिएक्शन के तहत ये फैसला लिया जा रहा है, बल्कि बहुत सुविचारित तरीके से। जैसा कि पहले कल हम लोग बात कर रहे थे कि दिसंबर में इसकी शुरुआत हो गई थी इंडिकेशन को लेकर, जुलाई के आखिरी सप्ताह तक ये तय कर लिया गया था कि अब गुजरात के मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाएगा और तब इस बात की ज़्यादा संभावना थी कि 15 अगस्त तक ये काम हो जाए। हालांकि उस समय क्योंकि बॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर्ट में थी और उनकी तरफ से तब कुछ नहीं कहा गया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा समय लग गया। तो ऐसे में अगर आप इतने लंबे समय तक विचार करने के बाद कोई फैसला कर लेते हैं तो और कोई फैसला करते हैं और वो भी फैसला उस स्टेट के बारे में, वो भी उस स्टेट के बारे में जो जहां सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एक चीज़ जानते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो योजना कितनी सुविचारित होगी। और अगले साल वहां चुनाव होने हैं और उस लिहाज से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखने के तहत। देवेंद्र, मैंने और आपने बहुत सारे इम्तिहान दिए हैं। देखिए 4 ऑप्शंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जब सवाल होते हैं। मैं आपको 6 ऑप्शन देता हूं। आरसी फल्दू, सीआर पाटिल, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, प्रफुल्ल पटेल और नितिन पटेल। क्या इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको यह भी देना चाहिए कि नॉन ऑफ दिस? ये भी ये संभावना रहेगी कि हो सकता है कि इन सब नामों से अलग किसी एक नाम को
पार्टी आलाकमान उस पर ग्रीन सिग्नल दे और उस नाम का ऐलान अब से थोड़ी देर के अंदर कर दिया जाए। इन 6 की हार्ट बीट्स बड़ी होंगी इस वक्त निश्चित तौर पे, और न सिर्फ इनकी बल्कि आप देखें तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि गुजरात बीजेपी के जितने नेता हैं उनसे अगर आप बात कीजिए तो लगातार वो मैसेज के थ्रू अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं, और उसमें से ऐसा नहीं हो रहा है कि वो किसी एक बिंदु पे जाके सारी इंफॉर्मेशन उस तरह से आए। कोई एक नाम बता रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा नाम बता रहा है, और सबको इस बात को भी कह रहा है कि ये हम अनुमान लगा रहे हैं, ये अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक बात करना कितना मुश्किल है। ये जो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है देवेंद्र, इसमें हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला बोल रहे हैं, कुछ देर में विजय रूपाणी बोलेंगे, अपना जो उनका कामकाज रहा है इतने वर्षों का उसके बारे में ब्यौरा देंगे, और फिर शायद वो नाम की प्रस्ताव रखेंगे और उस नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया तो कल ही पहुंच गए थे, आज चॉपर से बाकायदा गांधीनगर बुलाया गया है आरसी फल्दू को, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये जो लोग हैं इनमें से कोई एक नाम हो सकता है। ये लगातार इन नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा पंकज ये भी है कि ये वो नाम है जो कि कोई फैसला अगर गुजरात के लिहाज से आप लेते हैं तो जाहिर तौर पे जितने बड़े नेता हैं उनको आप ऑन बोर्ड रखते हैं। ये बीजेपी की जो प्रक्रिया होती है फैसला लेने की, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है होता है कि उस डिसीजन को सीधे सीधे थोप दिया जाए, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि उस डिसीजन पे सबको पहुंचा दिया जाए, और उस लिहाज से जो पर्यवेक्षक भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत होती है कि, और आज भी यहाँ पे हुआ कि इस विधायक दल की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष का जो कमरा है उस कमरे में सभी नेता इकट्ठा हुए, लगातार विचार मंथन हुआ, फिर अलग अलग बातचीत भी हुई। उन सब चीज़ की सारे काम को करने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वो सारा फीडबैक दिया जाता है और तब उस फैसले को लिया जाता है। तो ये नेता वैसे भी होने थे। अब जैसे मनसुख मांडविया की बात कर लें तो मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री हैं, ताकतवर नेता के तौर पे उभर रहे हैं। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनका कद बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो ये सारे नेता वैसे दो तस्वीरें जो हम देवेंद्र दिखा रहे हैं, हम हमेशा बीजेपी की अभी हमने सुना था जब वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि परिवार है इसलिए सांसद भी अंदर है, विधायक भी अंदर है, लेकिन दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तस्वीर बाहर की है इसमें तमाम जो नेता हैं उनके सपोर्टर्स हैं, यानी वो सब चाह रहे हैं कि मेरा बने मेरा बने। तो वो अंतर्द्वंद चल रहा है बाहर इस तस्वीर में जो हम दिखा रहे हैं बाहर की तस्वीर। निश्चित तौर पे, और पहले अगर आप नेताओं से बात करें तो सब कोई अपने अपने गुट के नेता के बारे में ये बताना चाह रहा है कि हाँ उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके साथ साथ तर्क भी दिया जा रहा है कि आखिर किन तर्कों के आधार पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो समर्थक हैं वो अपने नेता को किस तर्क के आधार पे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। ये सारी कवायद लगातार वहाँ पर चल रही है, और बहुत दिलचस्प पंकज ये होगा क्योंकि जिस चेहरे को बीजेपी चुनेगी, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगला चुनाव भी जब होगा तो चेहरे के तौर पर सबसे बड़े चेहरे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे तो बीजेपी के लिए वो बहुत आसानी रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा भी मायने रखता है, कम से कम इतना मायने तो जरूर रखेगा कि उस चेहरे को लेके किसी के अंदर कोई नाराजगी ना हो और वो चेहरा कहीं किसी वोट को दरकाने का काम ना करे। तो उस लिहाज से यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अगले साल ही वहां पे चुनाव होने हैं। और देवेंद्र, अगर नरेंद्र मोदी 20 हैं तो 19 मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर विजय रूपाणी को मैं देखूं या आप उनके बारे में जिक्र करें तो वो कहां ठहरते हैं अगर 1 to 20 की रैंकिंग होती है। और फिर अब जैसा कि नितिन पटेल कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरा समूचा गुजरात को वो जानते हो और ये तमाम बातें वो कर रहे थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपको लगता है पैन गुजरात जिसकी ऐसी छवि हो जो पूरे गुजरात को उस तरीके से जानता है? और नरेंद्र मोदी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोदी अगर 20 हैं तो आपको 16, 17, 18 वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वो तो एक बड़ा गैप है और वो तुलना करना भी बहुत ज़्यादा बेमानी हो जाएगी। लेकिन बाकी अगर नेताओं को आप देखें तो ये इन सारे नेताओं को आप एक कैटेगरी में एक तरह का नेता कह सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी ताकत रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की, उनकी पॉपुलैरिटी की, अमित शाह की स्ट्रेटजी की। तो ये सारी चीज़ें उस नेता को एक सपोर्ट करेगी। बस उन्हें ये देखना होगा कि उनका काम कोई ऐसा ना हो जाए जिसके चलते समस्या हो। जैसे विजय रूपाणी की बात कर लें तो संगठन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाना उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। खासतौर पर जब CR पाटिल वहाँ पर गए और पहले दिन से ही CR पाटिल और विजय रूपाणी के बीच डिफरेंसेस को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो गई थी। दोनों के बीच सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, फैसले लेने का तरीका, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये सारी चीज़ें लगातार दिल्ली पहुँचने लगी। तो विजय रूपाणी की ये एक बड़ी असफलता थी। ऐसे में अब जो नया चेहरा होगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी कि संगठन के साथ तालमेल करके वो आगे बढ़ाए, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है और वहाँ पर पार्टी कोई भी जोखिम नहीं ले सकती। खासतौर पर तब जब पिछला चुनाव आपने देखा कि बीजेपी को अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था।
और फिर देवेंद्र, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था, जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो हमने देखा बहुत युवा चेहरे जो हैं, प्रधानमंत्री युवाओं पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर अगर सीएम्स की भी मैं बात करूं, हिमाचल के सीएम की बात करूं, उत्तराखंड के पुष्कर धामी बने हैं, मुंबई जो बने हैं, कंपैरेटिवली काफी यंग लोग हैं। तो ऐसे में मनसुख मांडविया जो है काफी उनके प्रोस्पेक्ट्स भी काफी हाई लगते हैं ऐसे में। और फिलहाल एक अपडेट दे दूं पंकज आपको कि अंदर बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे गए हैं, वो वहां पे बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी जिम्मेदारी तय करती है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाती है उसका निर्वहन करना हम कार्यकर्ताओं का काम होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। संदेश भी देने की कोशिश एक तरह से। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहता है कि क्योंकि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, तो ऐसे में कोई मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे नकारात्मकता फैले, न सिर्फ विधायकों के बीच बल्कि ये मैसेज कहीं जनता तक ना पहुंचे। उस लिहाज से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर उन लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले के पीछे वजह क्या है, और बार बार इस बात को कह रहे हैं ये जिम्मेदारी पार्टी तय करती है और कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो पार्टी जिस भूमिका को उन्हें दे उसका निर्वहन किया जाए। बिल्कुल, तो अब मेरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए देवेंद्र। पंकज, सवाल एक बार फिर से सवाल वो जो यंगस्टर्स पर भरोसा प्रधानमंत्री का, निश्चित तौर पे स्टेट्स के सीएम गिना दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 1.5 साल पहले या 1.5 से 2 साल पहले की बैठकों में बार बार वो अपने शीर्ष नेतृत्व को जब उनके साथ बैठता था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो उनको ये वो कहते रहे, चाहे वो संघ के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, कि अब अगले 10 से 15 साल के लिए बीजेपी को सोचना है। और उसका नतीजा ये रहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपने देखा जेपी नड्डा को, प्रदेश के जितने अध्यक्ष बनाए गए उनके औसत आयु को भी अगर आप देखेंगे तो 52 से 55 साल से नीचे की औसत आयु उनकी दिखेगी। तो उस लिहाज से हर एक लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि अब ऐसी लीडरशिप तैयार की जाए जो कि अगले 15 से 20 सालों तक बीजेपी को लेकर जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष की बात कर लें, वो भी बमुश्किल 53 से 54 साल के आसपास के होंगे। उनको भी जब वहां पर लाया गया था तो उसके पीछे वजह यही थी कि अब ऐसे संगठन महामंत्री को लाना है जो कि अगले कुछ सालों तक बीजेपी की नई पौध को तैयार कर सके और खुद भी उसी एज ब्रैकेट में हो। तो गुजरात में भी क्या मुख्यमंत्री के तौर पे उस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, नहीं, ये तो फैसला होने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, तो अंदर की खबर जो अभी देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर एडिटर आपको बता रहे थे, यानी नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर इस वक्त गांधीनगर में मौजूद हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं। उससे पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला एड्रेस कर रहे थे। और जैसा कि देवेंद्र आपको बता रहे हैं कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो संबोधित करेंगे, फिर वो उसके बाद वो नाम का प्रस्ताव रखेंगे और फिर नाम का ऐलान होगा। और ये बैठक इस वक्त अंदर चल रही है। किसी भी पल नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो सकता है। कुछ प्रोबेबल्स जो हम आपको कल से बता रहे हैं, उनके अलावा एक सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है, यानी एकदम चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। तो हमें इंतजार करना होगा कुछ पलों का। देवेंद्र, एक सवाल और है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों में शानदार जीत हासिल की और फिर उसके बाद कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले जो एक तरह का एक सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें संघ का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर पाया गया होगा कि कहीं विजय रूपाणी जो है थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, इस तरह की बातें। इसमें पंकज सबसे ज्यादा बड़ी वजह यह थी कि जैसे संगठन का जो फीडबैक आ रहा था वो दिसंबर से ही वो फीडबैक आना शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री का के जो चेहरे हैं, इस चेहरे के साथ अगर हम लोग अगले चुनाव में जाते हैं तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चेहरे को बदला जाए। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद विजय रूपाणी की कार्यशैली में कुछ बदलाव होगा और संगठन के साथ वो बेहतर तालमेल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि संगठन की बात को दिल्ली में बैठे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसको ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा वाजिब लगाओ। ये आप पंकज समझ भी सकते हैं कि ऐसा नहीं है किसी प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के एक एक चीज़ के बारे में वो बखूबी जानते हैं, एक एक पंचायत के बारे में जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता को वो सीधे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर में एक हलचल नजर आ रही है, यानी यहाँ एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देवेंद्र, आप तस्वीरों में देखिए, अंदर तो बैठक चल रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए वहां ऐसा लग रहा है कुछ अंदर से खबर भी, क्या आपके पास कुछ अपडेट आ रहा है क्या? एक नाम अभी अंदर में बैठक से में मौजूद बीजेपी नेता ने जो मुझे मैसेज किया उसमें ये नाम लिखा है भूपेंद्र पटेल। अब उसके बारे में लेकिन ये नहीं लिखा है कि आखिर ये भूपेंद्र पटेल की भूमिका क्या, किस रूप में, लेकिन एक मैसेज ज़रूर मेरे पास है जिसके बारे में ये बताया गया है कि सिर्फ भूपेंद्र पटेल, क्योंकि बैठक चल रही है, मैं और ज़्यादा डिटेल की उम्मीद कर रहा हूँ कि आखिर ये भूपेंद्र पटेल किस रूप में वो बता रहे हैं। क्या भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे?
फिलहाल ये अभी पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैठक में मौजूद एक बीजेपी के टॉप सोर्स ने हमें ये नाम भेजा है भूपेंद्र पटेल का। बहुत सारे अपडेट पहले भी हमें वहां से मिलते रहे हैं। अभी मुझे इस बात का इंतजार है कि भूपेंद्र पटेल के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिले कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे ये नाम लिखकर भेजा है। बिल्कुल, तो भूपेंद्र पटेल एक नाम जो है वो मैसेज में आया है हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर के पास, लेकिन वो नाम क्यों इन तक आया है इस बारे में अभी देवेंद्र कह रहे हैं कि उन्हें ही नहीं मालूम, क्योंकि ये नाम जरूर आया है। तो थोड़ा भूपेंद्र पटेल के बारे में अगर कुछ बता पाए आप। अब पंकज 2 मिनट का मुझे सिर्फ समय दे दें ताकि मैं क्रॉस चेक कर लूँ आखिर भूपेंद्र पटेल का नाम उन्होंने क्यों दिया है। लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम, घाटलोदिया सीट के वो एमएलए हैं भूपेंद्र पटेल, और उनका नाम मेरे पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।